हेलो फ्रेंड्स, मैं अंजलि और आप सबका एम विद राजिन प्लेटफॉर्म पे बहुत बहुत स्वागत है। आज ये हमारा साइंस का सेशन है, तो हम इसमें साइंस से कुछ क्वेश्चंस करेंगे जो आपके एग्ज़ाम में सॉल्व करने में बहुत ही आपको मददगार साबित होंगे। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, ग्लूकोज को इथाइल अल्कोहल में ऑक्सीकृत होता है, यानी ग्लूकोज जो है वो इथाइल अल्कोहल में ऑक्सीकृत होता है। तो यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? पहला ऑप्शन है वायवीय श्वसन में, बी है इनमें से कोई नहीं, 3 है किण्वन में और 4 है अवायवीय श्वसन में। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो किण्वन। आप लोग को समझ में नहीं आ रहा होगा ये किण्वन क्या होती है। तो किण्वन जो होता है, किण्वन की प्रक्रिया में ऑक्सीजन अनुपस्थित होता है। ठीक है, क्या होता है, O2 जो होता है वो नहीं होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, ग्लूकोज किसमें कन्वर्ट हो जाता है, यानी जो कार्बोहाइड्रेट होता है। ग्लूकोज क्या एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट ही है, वो किसमें कन्वर्ट हो जाता है, अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है। जब हम लोग स्टार्टिंग में जब हम लोग और कोई भी चीज़ नहीं बनाते तो उसमें क्या था, हम लोग अल्कोहल यानी जो शराब बनाने की प्रक्रिया में किण्वन का प्रयोग करते थे। लेकिन अब तो धीरे धीरे समय प्रयोग हो रहा है। जब हम केक बनाते हैं उसमें भी किण्वन का यूज़ होता है, या फिर भटूरा बनाते हैं तो उसमें भी किण्वन का यूज़ होता है। यानी इसमें क्या होता है, जब सिरका बनाते हैं तो उसमें भी होता है। इस प्रक्रिया को जब देखिए, जब हम लोग भटूरा बनाते हैं या केक बनाते हैं तो उसमें क्या होता है, भटूरे बनाने की प्रक्रिया में उसको काफ़ी देर पहले हम लोग गूँथ कर रख देते हैं। उसमें क्या हो जाता है, फर्मेंटेशन की प्रक्रिया हो जाती है, यानी उसमें ऑक्सीजन जो होता है वो अनुपस्थित हो जाता है। यही प्रक्रिया क्या कहलाती है, किण्वन की प्रक्रिया कहलाती है। ठीक है, उसके बाद सेकेंड क्वेश्चन है, वह प्रक्रम धारा जिसके द्वारा एक पदार्थ में रासायनिक परिवर्तन होता है जब इससे होकर विद्युत धारा प्रवाहित होता है। ऐसी प्रक्रिया हमें बताना है जो एक पदार्थ है उसमें क्या होता है, रासायनिक परिवर्तन होता है जब इसमें विद्युत धारा प्रवाहित होता है। यानी ये कोई पदार्थ है, जब इसमें विद्युत धारा प्रवाहित होता है इसमें क्या होता है, रासायनिक परिवर्तन होता है। यानी जब करंट फ्लो करता है तो उस पदार्थ में क्या होता है, मतलब कि रासायनिक परिवर्तन होता है, यानी केमिकल चेंज होता है। तो वो प्रक्रिया क्या कहलाती है, वो कहलाती है इलेक्ट्रोलिसिस कहलाती है, विद्युत अपघटन प्रक्रिया कहलाती है। ठीक है, इलेक्ट्रोलिसिस प्रक्रिया क्या होती है, जब इसमें करंट फ्लो होता है मान लीजिए किसी भी चीज़ में, इसमें क्या होता है, केमिकल चेंज होता है, तो वो प्रक्रिया क्या कहलाती है, इलेक्ट्रोलिसिस प्रक्रिया कहलाती है। थर्ड क्वेश्चन है, लाइकेन प्रदर्शित करता है। ए है शैवाल तथा कवक में सहजीविता, बी है शैवाल तथा कवक में परजीविता, सी है माइकोराइजा और डी है सहभोजिता। तो हमें बताना है जो लाइकेन है वो क्या प्रदर्शित करता है। तो लाइकेन जो शैवाल व कवक में सहजीविता प्रदर्शित करता है। जो शैवाल और कवक के बीच की कड़ी किसे कहते हैं, लाइकेन को कहते हैं। और लाइकेन में क्या होता है, लाइकेन जो हमारा होता है वो वायु का प्रदूषण भी होता है। यानी वायु प्रदूषण, मान लीजिए जब वायु प्रदूषण बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो लाइकेन की जो लाइकेन होते हैं बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि जो हमारा पर्यावरण है उसमें क्या है, वायु प्रदूषण की अधिकता हो गई है। लाइकेन उसी का सूचक होते हैं पर्यावरण में वायु प्रदूषण का। तो कभी क्वेश्चन आपसे ये भी पूछ सकता है कि वायु प्रदूषण का सूचक कौन होता है, तो आप बताएंगे लाइकेन। ये क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि शैवाल व कवक के बीच की कड़ी किसे कहते हैं, तो आप बताएंगे लाइकेन को कहते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है, एक दिया गया बल्ब एक छोटे संपर्क क्षेत्र पर लगाया जाए, इसके द्वारा लगाया गया बल्ब क्या कहलाता है। ठीक है, यानी इसमें है, मान लीजिए ये कोई क्षेत्रफल वाला क्षेत्र है, मतलब कि छोटा कोई क्षेत्रफल है, इस पर कोई बल्ब लगाया जा रहा है। तो इसमें लिखा हुआ है, ये एक दिया गया बल्ब एक छोटे संपर्क क्षेत्र पर लगाया जाए तो इसके द्वारा लगाया गया बल्ब क्या होगा। इनमें से कोई नहीं, सेकंड बढ़ेगा, या थर्ड है परिवर्तित नहीं होता है, और डी है कम होगा। तो इसका हमें करेक्ट आंसर बताना है। तो हमें इसका करेक्ट आंसर बताना है कि करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, यदि मान लीजिए हमने क्या कहा, एक छोटा सा कोई क्षेत्रफल है, इस पर हम क्या कर रहे हैं, बल लगा रहे हैं, इस पर क्या चेंज क्या होगा, इस पर लगाया गया बल क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है, या फिर क्या होगा, परिवर्तित नहीं होता या कम होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इंक्रीज होगा। ठीक है, फिर एक दिया गया बल एक छोटे संपर्क क्षेत्र पर लगाया जाए तो इसके द्वारा लगाया गया बल क्या होगा। मान लीजिए, ऑब्वियसली बात है, अगर किसी क्षेत्र पर कोई भी क्षेत्रफल है, ठीक है, कोई पदार्थ है, उस पर हम क्या करेंगे, बल लगाएंगे, तो ऑब्वियसली क्या होगा, उस पर जो होगा बल बढ़ेगा ही। ठीक है, लगाया गया बल क्या होगा, ज़्यादा होगा, बढ़ेगा।
तो इसका आंसर जो होगा सेकंड हो जाएगा। फिफ्थ क्वेश्चन से, एक प्रकाशिक माध्यम से दूसरे माध्यम में गुजरने पर प्रकाश के पथ में परिवर्तन की परिघटना कहलाती है। यानी लिखा हुआ एक माध्यम है, ठीक है, ये माध्यम है और फिर दूसरे माध्यम में गुजरने की प्रक्रिया, ठीक है, वो क्या कहलाता है? अपवर्तन कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है, ठीक है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। एक माध्यम से यानी डेंसर है, यानी सघन माध्यम से या विरल माध्यम में कोई भी प्रकाश प्रवेश करता है तो क्या कहलाता है? अपवर्तन की प्रक्रिया कहलाती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट हो जाएगा, ठीक है। एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाना, यानी एक कोई डेंसर है, ठीक है, और वो कोई रेयरर है, ठीक है। डेंसर क्या होता है? सघन होता है, और रेयरर क्या होता है? विरल होता है। यानी सघन से अगर विरल में कोई भी प्रकाश आता है तो क्या होगा? प्रकाश का अपवर्तन कहलाएगा, ठीक है। देखिए क्या हुआ, सघन से कहाँ है? विरल में है, ठीक है। फिर क्या लिखा हुआ? प्रकाश के पथ में परिवर्तन, फिर परिवर्तन हो गया तो क्या कहलाएगी प्रक्रिया? प्रकाश का अपवर्तन ही कहलाएगा। मान लीजिए कोई एक माध्यम से दूसरे माध्यम में आ रहा है, उसके बाद उसके पथ में क्या हो रहा? परिवर्तन हो रहा, यानी ये पहले तो आया सघन से विरल में, विरल में फिर क्या हो गया? आते ही इसके पथ का परिवर्तन हो गया, तो ये माध्यम क्या कहलाएगा? ये घटना क्या कहलाएगी? प्रकाश का अपवर्तन कहलाएगी, ठीक है। यानी कि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में आने के बाद अपने पथ पर परिवर्तित हो जाना, यानी उसके पथ में परिवर्तन हो जाना क्या कहलाएगा? अपवर्तन कहलाएगा। सिक्स्थ क्वेश्चन है, प्रोटीन संश्लेषण कहलाता है, यानी प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ पे होता है? तो प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ होता है? पहला है राइबोसोम, फिर न्यूक्लियोसोम, फिर लाइसोसोम, फिर डिक्टियोसोम। तो इसमें क्या होता है? आंसर राइबोसोम होगा, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? राइबोसोम हो जाएगा। लाइसोसोम को क्या कहते हैं? लाइसोसोम को कहते हैं आत्महत्या की थैली कहते हैं। क्यों आत्महत्या की थैली कहते हैं? इसमें क्या होता है, जो नीडी मतलब जो हमारे शरीर को जिन पदार्थों की आवश्यकता होती है, उस पदार्थ को अभी क्या होता है? लाइसोसोम अवशोषण कर लेता है, इसीलिए क्या कहते हैं? इसे आत्महत्या की थैली कहते हैं। उसके बाद सेवंथ क्वेश्चन है, ध्वनि की प्रबलता निर्भर करती है, यानी कि जो ध्वनि का लाउडनेस है, ठीक है, हम कितनी तेज बोल रहे हैं, हमारी जो आवाज़ का लाउडनेस है, हम अगर तेज बोल रहे हैं, धीरा बोल रहे हैं, वो किस पर निर्भर करेगा? फ्रीक्वेंसी पर इसके निर्भर करेगा कि इनमें से कोई नहीं, इसके एम्पलीट्यूड पर या पिच पर। तो जो लाउडनेस है वो किस पर निर्भर करता है? एम्पलीट्यूड पर, आयाम पर निर्भर करता है, ठीक है। फ्रीक्वेंसी क्या है? उसकी आवृत्ति होती है, ठीक है। आवृत्ति में क्या होता है कि कोई भी चीज़ हमें मतलब कि कैसे सुनाई दे रही है, तेज़ धीमी, वो होता है। लाउडनेस का तो तेज़ सुनाई देने वाला जो मतलब लाउडनेस क्या होता है? लाउडनेस मतलब होता है तेज़ सुनाई देना, तेज़। तो वो किस पर निर्भर करता है? आयाम पर निर्भर करता है, एम्पलीट्यूड पर निर्भर करता है। उसके बाद है, और अगर आ जाएगा पिच, तारत्व क्या होता है? इसमें तीव्रता सुनाई देती है, ठीक है। तीव्र मतलब कोई भी चीज़ सुनाई देती है, लेकिन लाउडनेस और तीव्र में बहुत ही डिफरेंस होता है। डिफरेंस क्या होता है कि किसी किसी की जो आवाज़ होती है, बहुत ही पतली जो आवाज़ होती है, वो क्या होता है? उसका तारत्व कहलाता है, पतली आवाज़। तो ये किस पर निर्भर करता है? पिच, यानी कि तारत्व पर निर्भर करता है। किसी की आवाज़ का जो पतलापन होता है, यानी कि एकदम से महीन आवाज़ जो होती है, वो तारत्व पर निर्भर करती है। और लाउडनेस मतलब तेज होता है, तो ये किस पर निर्भर करता है? आयाम पर, एम्पलीट्यूड पर निर्भर करता है। आठवां क्वेश्चन है, गुणसूत्र में का कौन सा संयुग्मन बच्चों के लिंग के निर्धारण में सक्षम होता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एक्स वाई, क्योंकि एक्स क्या होता है? वो वुमेन का होता है, और वाई क्या होता है? वो जेंट्स का होता है। तो ये एक्स वाई जो है किसी बच्चे के लिंग निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। नौवा है, गतिशील सतहों में ल्यूब्रिकेशन से क्या होगा? घर्षण बढ़ता है, घर्षण घटता है, या घर्षण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, या घर्षण कम होता है। आप लोगों को ये नहीं समझ में आ रहा होगा कि लुब्रिकेशन होता क्या है। लुब्रिकेशन मतलब होता है चिकनाई, चिकनाई वाला जो सतह होती है इसे क्या कहते हैं? लुब्रिकेशन कहते हैं। तो लिखा हुआ है कि गतिशील सतहों के लुब्रिकेशन से घर्षण क्या होगा? बढ़ेगा कि घटेगा, कि घर्षण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा? तो ऑब्वियसली जो होता है घर्षण क्या होता है? वो घटता है, यानी घर्षण कम होता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? फोर्थ हो जाएगा। यानी अगर कोई चिकनाहट वाली पदार्थ होती है तो उसमें क्या होता है? घर्षण जो होती है वो कम हो जाती है। 10वां क्वेश्चन है, जल का उच्च क्वथनांक निम्न के कारण से बना है? इसकी उच्च विशिष्ट ऊष्मा के कारण, परावैद्युत स्थिरांक के कारण, या हाइड्रोजन बंध के कारण, या निम्न वियोजन स्थिरांक के कारण। देखिए जो जल होता है H2O होता है, ठीक है, इसमें क्या होता है? हाइड्रोजन बंध होता है।
तो इसका जल का उच्च क्वथनांक निम्न में से किसके कारण सही है? इसको तो ऐसे ही आंसर आप लोग बता सकते हैं, हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन बंद हो जाएगा। ये लिखा हुआ है कार्बन डाइऑक्साइड तथा ऑक्सीजन संतुलन है किस कार्बन डाइऑक्साइड तथा ऑक्सीजन का संतुलन कौन करता है? पर्ण शारीरिक के कारण, प्रकाश संश्लेषण के कारण, प्रकाश शोषण के कारण या शोषण के कारण? तो प्रकाश संश्लेषण के कारण ही हमारे वायुमंडल में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का संतुलन होता है, क्योंकि जो पेड़ पौधे होते हैं वो क्या करते हैं, प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण कर लेते हैं और ऑक्सीजन को छोड़ देते हैं, और फिर उस ऑक्सीजन को हम लोग क्या करते हैं, जो मनुष्य होता है वो श्वसन के रूप में ले लेता है, ठीक है। और मनुष्य क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड फिर छोड़ देता है, तो क्या करते हैं, उसे पेड़ पौधे ले लेते हैं। यानी जो मेन रूप से प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा ही हमारे वायुमंडल में क्या होता है, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड तथा ऑक्सीजन का संतुलन बना रहता है। 12 क्वेश्चन है, कार्बन परमाणु में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है? तो इसमें कितना होगा, 2 होगा। अब हम समझते हैं कि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कैसे देखते हैं, ठीक है। जब हम लोग 8th-9th में होते हैं तो हम लोग वो पढ़ते हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पढ़ते हैं, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, कार्बन का कितना होता है, परमाणु संख्या 6 होती है तो इसका 2 4 होगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, 2 4 होगा। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम करते हैं, ये एस ऑर्बिटल है, ठीक है। उसके बाद ये कितना है, ये कौन सा है, 2 4 है, तो एस ऑर्बिटल हो गया। उसके बाद ये पी ऑर्बिटल हो गया, ठीक, पी ऑर्बिटल हो गया। एस ऑर्बिटल में 2 हैं यानी ये 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। पी ऑर्बिटल में 4 हैं तो ये 3 तो हमने यहाँ भर दिया, फिर एक ये हो गया। तो कितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन बचे, 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन बचे, ठीक है। इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, 2 है। 13वां क्वेश्चन है, कोशिका नियंत्रण है, तो कोशिका नियंत्रण कौन करता है, केंद्रक। कौन है, कंट्रोलर ऑफ सेल कौन है, केंद्रक। सेल किससे मिलकर बनी होती है, केंद्रक। सेल के अंदर क्या होता है, केंद्रक होता है, ठीक है। जैसे हम लोग कोई वृत्त खींचते तो उसमें एक केंद्र होता है बीच में, ठीक है। वैसे ही हमारा जो सेल है उसमें भी एक केंद्र होता है जो उसे कंट्रोल करता है। 14 क्वेश्चन है, एक वर्णीय प्रकाश पुंज एक सघन से एक विरल माध्यम में गुजरता है, परिणाम स्वरूप उसका क्या होगा, तरंग दैर्घ्य कम होगा, इसकी आवृत्ति कम हो जाती है, इसका वेग बढ़ जाता है या इसका वेग कम हो जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 3, वेग बढ़ जाता है। देखिए मान लीजिए कोई यहाँ पे ये कोई सघन माध्यम है जिसमें कि प्रत्येक कण क्या है, बहुत पास पास है, और ये कोई क्या है, विरल माध्यम है, ठीक, इसमें दूर दूर है। जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में कोई ये प्रकाश प्रवेश करता है तो क्या हो जाता है, प्रकाश की तीव्रता जो होती है वो तेज हो जाती है, क्योंकि देखिए इसमें क्या है, जब अणु जो दूर दूर होंगे, ठीक है, माध्यम जो होगा वो बहुत ही स्पेशियस होगा, तो उसमें क्या होगा, प्रकाश बहुत तीव्र गति से प्रवेश करेगी, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 4th, यानी इसका वेग 3rd, यानी इसका वेग क्या होता है, बढ़ जाता है। ये 15 क्वेश्चन है, निम्न में से प्राकृतिक बहुलक है, प्राकृतिक बहुलक नहीं है, स्टार्च नहीं है, या ग्लिप्टैल नहीं है, तो ग्लाइकोजन नहीं है, या सेलुलोज नहीं है। तो स्टार्च, ग्लाइकोजन, सेलुलोज ये सब तो हमारे प्राकृतिक बहुलक है, ठीक है। लेकिन जो ग्लिप्टल है वो हमारा प्राकृतिक बहुलक नहीं होता है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 2nd। 16 क्वेश्चन है, एक विद्युत परिपथ के कार्य करने के लिए निम्न में से कौन सा सर्वाधिक आवश्यक है, एक स्विच बोर्ड, एक स्विच, एक विद्युत धारा। तो करंट होगा, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, करंट। बिना करंट के कोई भी विद्युत परिपथ जो है वो कार्य नहीं कर पाएगा, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, करंट। 17 सूर्य द्वारा उत्सर्जित ऊर्जा पृथ्वी तक पहुँचती है के द्वारा, इनमें से कोई नहीं, विकिरण, चालन, संवहन। तो सूर्य द्वारा उत्सर्जित ऊर्जा पृथ्वी तक पहुँचती किसके द्वारा, विकिरण के माध्यम से, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, विकिरण। देखिए क्या होता है, जब हमारा अर्थ है, ये हमारा सूर्य आती है तो ये विकिरण कहलाता है, ठीक है। उसके बाद जब क्या कहलाता है, संवहन क्या होता है, संवहन के द्वारा हमारा पूरा अर्थ गर्म होता है, विकिरण के माध्यम से सूर्य आता है अर्थ पर, और संवहन के माध्यम से हमारे अर्थ जो होता है वो गर्म होता है।
ये विकिरण हो गया और ये संवहन हो गया। अगर आपसे पूछे कि किस माध्यम से किस प्रक्रिया के द्वारा हमारा जो अर्थ है यानी कि हमारा भूमि जो है वो गर्म होता है, तो आप बताएंगे संवहन की प्रक्रिया के माध्यम से। और जब सूर्य आता है पृथ्वी पर तो माध्यम क्या कहलाता है? प्रक्रिया विकिरण कहलाता है। इसमें लिखा हुआ है 18 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से प्रक्रिया में प्रकाश का अवशोषण होता है? प्रकाश संश्लेषण, ऊर्ध्वापतन, जंग लगना या जलना। तो आपको ऑब्वियसली पता है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में द्वारा क्या होता है? पौधे सूर्य से ऊर्जा ले लेते हैं, पौधे क्या करते हैं? सूर्य को अवशोषित कर लेते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। 19 क्वेश्चन है, भोपाल गैस त्रासदी में निम्नलिखित में से किस गैस का रिसाव हुआ था? COCl2, फिर है MIC, इनमें से कोई नहीं, या फॉस्फीन। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाए? MIC। MIC का फुल फॉर्म क्या होता है? मिथाइल आइसोसाइनाइड। क्या होता है? मिथाइल आइसोसाइनाइड MIC का फुल फॉर्म होता है। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? MIC यानी कि मिथाइल आइसोसाइनाइड। भोपाल गैस त्रासदी, भोपाल में क्या हुआ था? एक गैस जो है वो उसका वो हुआ था, रिसाव हुआ था, बहुत ही उसके कारण बहुत ही ज़्यादा क्या हुआ था? हानि हुआ था भोपाल में। तो वो कौन सी गैस थी? MIC यानी कि मिथाइल आइसोसाइनाइड थी। 20 क्वेश्चन है, ग्लोबल लवण है, तो आप लोग जो है इसका आंसर क्या बताएंगे? देखिए पहले हम समझते हैं ग्लोबल सॉल्ट होता क्या है। तो जो सोडियम सल्फेट होता है, ठीक है, सोडियम सल्फेट, उसे हम क्या कहते हैं? ग्लोबल सॉल्ट कहते हैं। तो आप लोग को बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। ग्लोबल सॉल्ट इसका नया नाम क्या है? ग्लोबल लवण यानी ग्लोबल सॉल्ट है। तो सोडियम सल्फेट का ही एक नाम क्या होता है? ग्लोबल सॉल्ट। अगर आपके एग्जाम में कभी आ जाता है कि सोडियम सल्फेट का और क्या नाम है, तो आप बताएंगे ग्लोबल सॉल्ट है। ठीक है, इसी को क्या कहते हैं? ग्लोबल सॉल्ट कहते हैं। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? सोडियम सल्फेट यानी Na2SO4 × 10H2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार हमने 20 क्वेश्चन का सीरीज जो है यहाँ पे कंप्लीट कर लिया। आई होप को आप लोगों को ये लेक्चर समझ में आया होगा। तो हम अपने लेक्चर को यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।